नमस्कार प्यारे साथियों, सभी का स्वागत है ज्ञान विस्तार में ज्योग्राफी की इस सीरीज में जहां हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। तो क्लास 11th के हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो हम चैप्टर 3 के बारे में आज देखने वाले हैं कि हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है। हिंदी में अगर हम बात करें तो भूपर्पट्टी क्या है, मेंटल क्या है, क्रोड क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और पूरा एनसीईआरटी मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में चैप्टर 3 पूरे एनसीईआरटी का, ठीक है, क्लास 11th का फिजिकल ज्योग्राफी का मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो कृपया अंत तक बने रहें, ठीक है। क्लास के शुरुआत में आपको हो सकता है कि कुछ चीजें कठिन लगे, लेकिन आप अंत तक अगर बने रहते हो तो मेरा पूरा ये दावा है कि इस चैप्टर में इसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, मान लो ये हमारी पृथ्वी है। तो अगर बेसिक 3 भागों में पृथ्वी को बांटा गया है तो किस तरीके से बांटा गया है भाई? तो ये सबसे नीचे वाला क्या है? कोर है। उसके बाद उसके ऊपर क्या है? ये मेंटल है। या एक मिनट, उसके ऊपर क्या है भाई? ये मेंटल है। और सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर हमारा क्रस्ट है। देखो, हमारी पृथ्वी की जो रेडियस है, पृथ्वी पृथ्वी का जो त्रिज्या है, रफली हम 6400 बोल देते हैं कि 6400 किलोमीटर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये 6378 किलोमीटर है। कहीं कहीं आपको इसका वर्णन 6370 किलोमीटर मिल जाएगा। तो ऑप्शन में ये रहेगा। एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो ये वैल्यू हमारा एग्जैक्ट है 6378 किलोमीटर। ये वैल्यू उसके लगभग है और ये वैल्यू रफली हम बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम बड़े बच्चे हो गए तो हम 6378 किलोमीटर रेडियस ऑफ द अर्थ याद रखेंगे, ठीक है। इस रेडियस ऑफ द अर्थ में अगर हमने इसको क्रस्ट मेंटल कोर में बांटा भाई, तो क्रस्ट की जो लंबाई है, क्रस्ट की जो टोटल हमारी थिकनेस है, वो 0 to 100 किलोमीटर की थिकनेस आती है हमारी क्रस्ट की। अभी हम डिटेल में जानेंगे कि क्रस्ट क्या हो रहा है, लिथोस्फेयर क्या है, स्थिनोस्फेयर क्या है, मेंटल में तुम्हारा लोअर मेंटल क्या है, अपर मेंटल क्या है, ठीक है, कोर में आउटर कोर क्या है, इनर कोर क्या है, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, हम सब जानेंगे अच्छे से। बस आप बने रहिए वीडियो में। तो 0 से 100 किलोमीटर तक हमारा क्रस्ट जाता है भाई। मेंटल की अगर लंबाई बताए तो ये जो देख रहे हो, ये 2900 किलोमीटर तक हमारा मेंटल जाता है। लास्ट में कोर जो है, ये 6378 किलोमीटर तक हमारा कोर जाता है, या कहीं कहीं 6370 किलोमीटर भी लिखा रहता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पूरे विस्तार से समझते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, हमें पता कैसे लगा? जैसे हमने बोला कि ये हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, तो हमें पता है यार धरती के इतना अंदर तो जा नहीं सकता। धरती में अगर मैक्सिमम डेप्थ तक का कोई होल या बोर किया गया है तो वो 12 किलोमीटर तक का किया गया है। इससे ज्यादा अंदर कोई चीज धरती में किसी मानव ने नहीं भेजी है, ठीक है। खुद जाने की तो दूर की बात है। तो फिर हमें पता कैसे लगा कि क्रस्ट 100 किलोमीटर तक है, मेंटल 2900 किलोमीटर तक है, और लास्ट में कोर है, कोर में क्या क्या मिनरल्स है, पता कैसे लगता है? तो क्या सोर्सेज हैं? ये एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली 2 भाग में बांटा गया है कि देयर आर सम डायरेक्ट सोर्सेज एंड देयर आर सम इनडायरेक्ट सोर्सेज। तो पहला डायरेक्ट सोर्स है हमारा माइनिंग। जब हम माइनिंग एक्टिविटी करते हैं तो माइनिंग एक्टिविटी से हमें क्या पता लगता है? जैसे हमने एक कोयले का माइन है, आपको पता है हीरे का माइन बहुत डेप्थ में रहता है, तो हीरे का माइन है। तो जैसे जैसे एक माइनर अंदर जाता है, पृथ्वी के अंदर जाता है, तो उसे क्या पता लगा? उसे पता लगा कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है विथ डेप्थ। हम डेप्थ अगर बढ़ा रहे हैं भाई, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? पहला तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, दूसरा हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, प्रेशर क्या होगा? प्रेशर भी इंक्रीज करेगा डेप्थ के साथ साथ। फर्दर हम और क्या बोल सकते हैं, ठीक है, डेंसिटी। जो डेंसिटी है, जैसे हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे अभी हैं, ये हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ है भाई, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ है। और मान लो हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है, हम नीचे गए तो ये अंदर माइनर जा रहा है, तो उसे पता लगा जैसे जैसे वो अंदर जा रहा है ना, तो टेम्परेचर बढ़ता नजर आ रहा है उसको। पहली चीज, प्रेशर उस पर ज्यादा पड़ रहा है। दूसरी चीज, फिर हम देख रहे हैं कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी भी ज्यादा है, डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो गहराई में जाने से टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी भी बढ़ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी किसी का कंफ्यूजन होगा
कि सर हमने तो पढ़ा है एस्थेनोस्फेयर में जो मैग्मा होता है वो सेमी सॉलिड में होता है, तो डेंसिटी बढ़ी तो सेमी सॉलिड में कैसे हुआ, ऊपर सॉलिड नीचे सेमी सॉलिड कैसा, सब कारण हम अच्छे से जानेंगे। दूसरा सोर्स है डायरेक्ट सोर्स है इंफॉर्मेशन का, जिससे हमें अर्थ की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगता है। दैट इज वोल्केनिक इरप्शन। जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी, जैसे ये हमारा ज्वालामुखी है भाई, ये हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये भैया आपका ज्वालामुखी है, ठीक है। यहाँ से ज्वालामुखी फट रहा है, तो ज्वालामुखी के अंदर जो मैग्मा है, नीचे मैग्मा है, ये बाहर निकल रहा है। तो ये तो पता लग रहा है कि जहां से मैग्मा बाहर निकल रहा है, तो वो जो सरफेस है, मैग्मा मैग्मा को हमने रीड किया, ठीक है, मैग्मा को लैब में हमने टेस्ट किया, तो हमें पता लगा कि हाँ, जो नीचे सरफेस ऑफ द अर्थ में है, जहां से मैग्मा चैम्बर है, जहां से मैग्मा निकल रहा है, वहां कौन से मिनरल्स हैं, ठीक है। आपने सुना होगा सियाल, सीमा, ये सब क्या है, तो हमें ये जानकारी मिल रही है वोल्केनिक एरप्शन से। ये बिल्कुल डायरेक्ट सोर्स है, मतलब कोई अंदाजा नहीं लगाया गया है। मैग्मा निकला, हमने उसे लैब में टेस्ट किया, पता लग गया। माइनर धरती के अंदर जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता नजर आ रहा है, उसको प्रेशर बढ़ता नजर आ रहा है, डेंसिटी बढ़ता नजर आ रहा है, तो ये डायरेक्ट सोर्सेज है। अब कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज भी हैं, तो क्या इनडायरेक्ट सोर्सेज है भाई, तो पहला इनडायरेक्ट सोर्सेज है सिस्मिक एक्टिविटी, भूकंप की तरंगे। जब भूकंप आता है, भूकंप भी धरती की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत कुछ बताता है, हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में। फिर हम बात करते हैं कि जो उल्का पिंड धरती पे गिरता है, तो ये इनडायरेक्ट सोर्स है। क्यों इनडायरेक्ट सोर्स है, हम ये मानते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये उल्का पिंड धरती पे गिरा, और हमने देखा कि इसमें जो आउटर सरफेस पे जो मिनरल्स हैं, वो सेम मिनरल्स हैं जो हमारे अर्थ पे मिनरल्स हैं, ये हमने देखा। तो हमें लगा कि ये जो उल्का पिंड गिरा है, कहीं ना कहीं ये पृथ्वी जैसा ही है, पृथ्वी का एक टुकड़ा टाइप है, ऐसा हम मान देते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम टेस्ट करना चालू करते हैं, तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें है ना। तो इस तरीके से पता लग सकता है। तीसरी चीज क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये हर जगह सेम नहीं है भैया। ग्रेविटेशन जो है नॉट सेम एट ऑल प्लेस, नॉट सेम एट ऑल प्लेस। अच्छा, सबसे ज्यादा ग्रेविटी का असर कहां पड़ेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सबसे ज्यादा पोल पे होता है, मैक्सिमम एट पोल्स, ये याद रखना है भाई, ठीक है, एट पोल्स। और मिनिमम कहां होगा, मिनिमम इक्वेटर पे होगा, मिनिमम एट इक्वेटर। भूमध्य रेखा पे सबसे कम होगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, और मैक्सिमम कहाँ होगा, पोल्स पे होगा। ये बात आ रही है समझ में। अब अगर हम मैग्नेटिक सर्वे की बात करें कि व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स के भी बारे में हम बोल सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, आपको पता होगा कि अर्थ के अपना चुंबकीय शक्ति है पृथ्वी के पास, तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग लेयर्स में अलग अलग तरीके से है, ठीक है, खास करके क्रिस्टल पोर्शन में। तो ये कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, ठीक है। अब हम एक एक के बारे में जानेंगे कि सिस्मिक एक्टिविटी क्या है, भूकंप कैसे आ रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में खासकर इस पूरे चैप्टर में ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है, ठीक है। हम चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, भूकंप आना, व्हाट इज अर्थक्वेक, व्हाट इज अर्थक्वेक, अगर कोई सिंपल पूछे अर्थक्वेक क्या है, एक मिनट, अर्थक्वेक, तो हम सिंपल बोलेंगे सेकिंग ऑफ अर्थ इज अर्थक्वेक। क्या है, सेकिंग ऑफ अर्थ, धरती का हिलना, धरती का कांपना ही क्या है, भूकंप है, ठीक है। अच्छा, हमारी धरती क्यों कांप रही होगी भाई, तो देखो क्या लाइन दिया है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, द रिलीज ऑफ एनर्जी ऑकर अलोंग ए फॉल्ट। अब ये शब्द जो है, ये फॉल्ट क्या है, पहले पढ़ लेते हैं, फिर एक एक चीज समझते हैं फॉल्ट क्या है। फॉल्ट क्या है भाई, तो फॉल्ट एक शार्प ब्रेक है इन द क्रस्टल रॉक। मान लेते हैं यह तुम्हारा क्रस्ट का रॉक है, और ये रॉक कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो ये ऊपर जाना चाह रहा है और ये सरफेस नीचे आना चाह रहा है, तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम फॉल्ट बोलेंगे, फॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो फॉल्ट क्या है, एक शार्प ब्रेक है क्रिस्टल रॉक में, रॉक्स अलोंग द फॉल्ट। जो फॉल्ट के अलोंग रॉक्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं। अब देखो मैं कह रहा हूं कि ये ऊपर जाना चाह रहा है भाई, और ये नीचे आना चाह रहा है, तो ये स्लाइड तो करेगा, लेकिन ये अभी पैक है, इसके ऊपर मिट्टी जमी है। मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या है, ऊपर भी मिट्टी की या रॉक की लेयर है, नीचे भी मिट्टी या रॉक की लेयर है, तो ये इसको ना ऊपर जाने दे रहा है ना इसको नीचे जाने दे रहा है।
बट एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये जो फोर्स लग रहा है ऊपर नीचे से इसको ब्रेक करेगा और ये थोड़ा नीचे खिसक जाएगा। तो इस पॉइंट पे आपका सेंटर बनेगा भूकंप का। ठीक है, हम बहुत डिटेल में समझेंगे, आराम से भी चलेंगे। ठीक है, अभी तो लेक्चर की शुरुआत। ठीक है, जो भी व्यक्ति यहाँ तक देख रहा है कृपया एक बहुत रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ मैं समझाने में आपको सक्षम नहीं हो पाया तो फिर मेरी किसी भी वीडियो को आपको देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, बस शर्त यही है कि आप वीडियो को एक बार पूरा अंत तक देखें। डोंट जज, नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। भाई हम अब किताब के कवर दिखा रहे हैं भाई, बहुत कुछ है आपके लिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि देखो फ्रिक्शन जो है उनको लॉक करता है, लेकिन उनकी जो टेंडेंसी है एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फ्रिक्शन को ओवरकम करती है। वो लॉक रहता है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो नीचे बढ़ जाता है, ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, एक डिफॉर्मिटी आती है और धरती हिलती है, एक रिलीज ऑफ एनर्जी होता है। व्हाट इज अर्थक्वेक? तो अर्थक्वेक इज रिलीज ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी वेव ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, क्या इंपॉर्टेंट चीज है भैया, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्या, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। वो पॉइंट जहां एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, अर्थक्वेक का फोकस बोलेंगे। और उसी का दूसरा नाम क्या है भाई, उसी का दूसरा नाम हाइपोसेंटर है। आ रहा है समझ में? तो क्या बोलेंगे, जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, जैसे हमने बोला कि यहां से एनर्जी रिलीज हो रही है भाई, यहां फोकस है अगर मान लेते हैं, यहां से सारे डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ फोकस है, हाइपोसेंटर है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये वो पॉइंट है जहां से एनर्जी चारों डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब ये फोकस के जस्ट ऊपर जो पॉइंट होगा जो सरफेस को टच करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एपी सेंटर। ध्यान दो, बस अभी वर्ड से फेमिलियर हो जाओ, क्या एपी सेंटर है, क्या फोकस है, हम सब देखेंगे। अब देखो, द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस, वो क्या है भाई, वो एपी सेंटर है। एपी सेंटर ही वो पॉइंट है जहां सबसे पहले आपको सिस्मिक वेव या भूकंप की तरंगे महसूस होती है। क्यों? क्योंकि फोकस के जस्ट एबव है। इतना चीज हमने सीखा। हमने क्या सीखा, ध्यान देना है हमें। हमने सीखा कि जो एपी सेंटर है वो पॉइंट है जो फोकस के सबसे नियरेस्ट है। अच्छा, नियरेस्ट है फोकस के, तो इसीलिए सबसे पहले हमें सिस्मिक वेव यही महसूस होगा। तो ये पहला चीज। दूसरा चीज हमने सीखा कि वो पॉइंट जहां फोकस ऑफ अर्थ को कहाँ कहेंगे, जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है और रिलीज होने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, उसको हम फोकस कहेंगे या उसको हम हाइपोसेंटर कहेंगे। ठीक है, फोकस को क्या बोलेंगे, उद्गम केंद्र बोलेंगे या फिर हम अवकेंद्र बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, अच्छे से समझाते हैं। पहले ये समझ लो कि ये जो वर्ड था फॉल्ट, ये फॉल्ट क्या है, मैं अच्छे से समझाने के लिए लाया हूं ताकि कभी जीवन में दिक्कत नहीं हो। फॉल्ट के बारे में तुम्हें समझ में अच्छा से भाई नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अच्छे से हम समझते हैं फॉल्ट के। अच्छा, एक चीज दिख रहा है ये, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। अगर ये चीज किसी को दिख रहा है कि ये पत्थर देखो, ये फॉल्ट लाइन है। ठीक है, क्या आपको लग रहा है कि ये ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा होगा भाई? देखो ना, ये फॉल्ट लाइन दिख रहा है, ये इस तरीके का दिख रहा है। मैं और दूसरा दिखाता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, ये नीचे एक लेयर है पत्थरों की, सॉलिड रॉक्स की लेयर है, तो ये बढ़ नहीं रहा है। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद आप देखते होंगे कि ये धंस गई नीचे। तो क्यों धंसी? धंसने के कारण एक भूकंप का वेव जनरेट होगा। ठीक है, और देखें, जैसे ये दिख रहा है, ये यहाँ ये फॉल्ट लाइन है। अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए, एक मिनट, ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और इसी लाइन पे, ये फॉल्ट लाइन पे ये नीचे आने की कोशिश कर रहा होगा। ये ऊपर जाने की, ये नीचे आने की। एक बार मिटा रहे हैं, फिर से देखिए, ये फॉल्ट लाइन है आपका। तो जैसे ही थोड़ा एक खिसका, तो ये तो हमें ऊपर की सरफेस दिख रहा है, ये पूरा अंदर तक रॉक है, वो अंदर जो एक्टिविटी हो रही है ये फॉल्ट लाइन है। और फॉल्ट लाइन दिखाते हैं, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से, इस वीडियो को देखिएगा, चीजें क्या हो रही हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम क्या बोल रहे हैं, ये देखिए, ये जो सरफेस है ये नीचे पुश कर रहा है। अगर हम बात करें तो ये हमारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये हमारा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो जब यहां से धरती नीचे मूव की, जो रॉक का जो लेयर है वो नीचे मूव किया, तो इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, हमारा हमारा इस पॉइंट पे फोकस हो रहा है। ध्यान देते हैं हम, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है,
इस पॉइंट पे हमारा फोकस हो रहा है या हाइपोसेंटर हो रहा है, ठीक है, फोकस या फिर हाइपोसेंटर। अब हम बोल रहे हैं क्या कि हाइपोसेंटर के एकदम जो परपेंडिकुलर पॉइंट जाएगा सबसे पहले तो वही सरफेस पे पहुंचेगा जो हाइपोसेंटर से बिल्कुल 90 डिग्री पे होगा या परपेंडिकुलर होगा। लाइंस तो ये अपने आप क्या चल रहा है भाई, चलिए नेक्स्ट पेज में हम समझते हैं। देखिए मैं ये यहाँ कह रहा था कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये फोकस पॉइंट है, आपका फोकस पॉइंट है, ठीक है। ये वेव सारे डायरेक्शन में, वेव तो सारे डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, वेव इस डायरेक्शन में भी जा रही है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। तो जो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर सरफेस पे सबसे पहले महसूस होगी। और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ईपी सेंटर है, ये पॉइंट क्या है, ईपी सेंटर है। जहां ईपी सेंटर पॉइंट कहाँ है, वेयर इज ईपी सेंटर भाई, ईपी सेंटर कहाँ है, तो ईपी सेंटर सरफेस पे है, ये हमेशा याद रखना है, ये सरफेस पे पॉइंट है। फोकस कहाँ है, तो फोकस हमारा हमेशा अंदर द सरफेस होगा, जमीन के अंदर होगा, ठीक है, अंडर द सरफेस, ठीक है। और फोकस और ईपी सेंटर बिल्कुल 90 डिग्री पे होंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, आ रही है समझ में। अब अर्थक्वेक वेव जो है ना वो भी बहुत टाइप के होते हैं, यहाँ दिख रहा होगा पी वेव क्या है, एस वेव क्या है, सरफेस वेव क्या है। तो अगर हम पहले अर्थक्वेक को हम बांटे तो हम दो तरीके से अर्थक्वेक को बांट सकते हैं। पहला तरीका क्या है, द फर्स्ट वन इज बॉडी वेव। अब नाम से ही पता लग रहा है, बॉडी मतलब अर्थ के बॉडी में जो वेव रहेंगी वो बॉडी वेव है, और दूसरा जो है वो हमारा क्या है, सरफेस वेव। देखो बॉडी वेव क्या है, जैसे यहां भूकंप की तरंगे यहां से शुरू हो रही है फोकस से, तो ये जो वेव दिख रही है, ये वेव दिख रही है इधर इधर इधर, ये अभी अर्थ के इंटरनल बॉडी में ही है भाई, अर्थ के इंटरनल बॉडी में ही है, इसे हम क्या बोलेंगे, बॉडी वेव बोलेंगे। और जैसे ही ये पहुंच गई सरफेस पे, तो सरफेस पे जब पहुंचेगी, यहाँ तो सरफेस पे पहुंच गई, ठीक है, तो सरफेस पे ये अलग अलग डायरेक्शन में फैलेगी, एक नए सेट ऑफ वेव्स का निर्माण होगा जो सरफेस पे अलग अलग डायरेक्शन में फैलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पर भूकंप आई तो सिर्फ यहाँ नुकसान होगा, ये सरफेस पे अलग अलग डायरेक्शन में फैलेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस वेव। सरफेस वेव क्या बोलेंगे, ए न्यू सेट ऑफ वेव जो है जो फॉर्म्ड होगा, ठीक है। जब बॉडी वेव जो है वो जैसे ही सरफेस से इपिसेंटर से, देखो बॉडी वेव कहाँ से जनरेट हो रही है भाई, तो ये फोकस से जनरेट हो रही है या फिर हाइपोसेंटर से। सरफेस वेव कहाँ से जनरेट हो रही होगी, इपिसेंटर से। इपिसेंटर क्या है, इपिसेंटर वो पॉइंट है जहां हमें सरफेस ऑफ द अर्थ पे सबसे पहले वेव महसूस होता है, वो इपिसेंटर है। अब बॉडी वेव को दो पार्ट में बांटा गया है, पी वेव और एस वेव। नाम से पता लग रहा है व्हाट इज पी, प्राइमरी, व्हाट इज एस, सेकेंडरी। पी वेव मतलब प्राइमरी वेव। अब देखो ये अराइवल टाइम के हिसाब से लिखा गया है, तो देखो इस फिगर में क्या पता लग रहा है, एनसीईआरटी का फिगर है भाई, कि पी वेव सबसे पहले आ रहा होगा, उसके बाद एस वेव आ रहा होगा, और सबसे लास्ट में सरफेस वेव आ रहा होगा। ये जाहिर सी बात है। जैसे अगर हम ये बोले कि ये हमारी अर्थ की सरफेस है, ये सरफेस है, और ये पॉइंट है हमारा फोकस, तो ये सबसे पहले ये पहुंचा यहां इपी सेंटर पे, ध्यान देना। लेकिन वेव तो सारे डायरेक्शन में होगी, ये ऐसे ऐसे जाएंगी, ये ऐसे ऐसे जाएंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएंगी। तो सबसे पहले कौन पहुंचोगा, पहुंचेगा जो इसके सबसे नजदीक होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो हम बोले यहां तक तो पहुंच गया ये, लेकिन अब जो ये बॉडी वेव जा रही है इसको दो कैटेगरी में हमने बांटा है, कौन कौन, पी मतलब प्राइमरी, प्राइमरी मतलब पी वेव, और सेकेंडरी मतलब एस वेव। और जो सरफेस पे गई तो देख नया सेट ऑफ वेव जनरेट हो रहा है सरफेस पे। तो सरफेस पे मान लेते हैं कोई बड़ी इमारत है, ठीक है, वो गिर गई इसके कारण, ठीक है। तो जो सरफेस वेव है उसका एक और नाम है भाई, सरफेस वेव जो है, सरफेस वेव की क्या खासियत है, एक और नाम है लव वेव, लव वेव। अब हम तीनों वेव के बारे में अच्छे से हम समझते हैं, ठीक है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो पी वेव, नाम क्या है, पी वेव,
मतलब प्राइमरी है, ठीक है। तो क्या प्राइमरी तो सबसे पहले अर्थ पे पहुंच जाएगी? नहीं भाई, क्या सबसे पहले अर्थ पे पहुंचेगी? हमें पता है कि पी वेव मतलब प्राइमरी वेव, तो क्या प्राइमरी वेव सबसे पहले अर्थ पे पहुंचेगी? बिल्कुल अर्थ पे सबसे पहले पहुंचेगी, क्योंकि प्राइमरी वेव फास्ट। अभी हमने जस्ट देखा, थोड़ा अगर हम पहले चल लें तो देखिए, अराइवल टाइम है ना, तो सबसे पहले कौन पहुंचता है? पी वेव, फिर एस वेव, फिर सरफेस वेव, पी वेव, एस वेव, सरफेस वेव। तो प्राइमरी वेव फर्स्ट टू रीच अर्थ, फर्स्ट टू रीच अर्थ, और फास्टर, मूव फास्टर। स्पीड क्या होता है? फास्ट स्पीड होता है इसका, ठीक है। ये पी वेव की खासियत है। और क्या खासियत है पी वेव की? ये पहला पॉइंट हमने देखा, ये दूसरा पॉइंट हमने देखा, तीसरा पॉइंट एक खासियत है कि पी वेव हर मीडियम में ट्रेवल करता है। जैसे हमें पता है कि अगर हम, ये हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ है भैया, और यहाँ से तरंगे निकल रही हैं, तो हमें तो पता है यार यहाँ पर हो सकता है कि पानी हो, पानी भी तो है, अंडरग्राउंड वाटर। तो क्या पानी आने से ये सरफेस ऑफ द वेव इधर उधर चली जाएंगी? क्या पानी से टकरा के वापस पीछे आ जाएंगी? नहीं। तो पी वेव जो है हर मीडियम में ट्रेवल करता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। तो किस में ट्रेवल करेगा? सॉलिड मीडियम में भी ट्रेवल कर लेगा, लिक्विड मीडियम में भी ट्रेवल कर लेगा, भैया गैस मीडियम में भी ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट तो सारे मीडियम में ट्रेवल करता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? अच्छा देखो, कोई भी वेव है ना, कोई भी वेव है, तो उसकी जो स्पीड होती है, कोई वेव की स्पीड जो होती है, ये सबसे ज्यादा स्पीड होती है सॉलिड में, उसके बाद स्पीड होती है लिक्विड में, और उसके बाद स्पीड इसकी होती है गैस में, ठीक है। तो सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों जगह प्रोपेगेट करता है ये हम समझ गए अच्छे से। अच्छा, क्या डैमेज ये करता है? तो देखो सरफेस पे जब तक इसका काम है बस सरफेस तक पहुंचना, सरफेस पे जैसे ही पहुंचा फिर नाम क्या आ जाएगा भैया? सरफेस वेव आ जाएगा। नाम क्या आएगा? सरफेस वेव आ जाएगा। अब देखो, एक ऐसा वेव के बारे में हम जानते हैं जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल करता है। वो वेव क्या है? तो साउंड वेव, लाइक अ साउंड वेव। साउंड वेव कैसा होता है? तो साउंड वेव होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसा होता है? तो कुछ ऐसा होता है, स्प्रिंग टाइप का, जो ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है। कैसे कैसा मूवमेंट करेगा? टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा, टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा। मतलब आगे गया फिर पीछे आया, फिर आगे गया फिर पीछे आया, फिर आगे गया फिर पीछे आया। समझते हैं बहुत अच्छे से हम। साउंड वेव की तरह एक्ट करेगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। पी वेव, पहला चीज हमने क्या देखा कि ये धरती पे भैया सबसे पहले पहुंचेगा, पहला चीज। दूसरा चीज कि सबसे इसका स्पीड फास्ट होगा। तीसरा चीज, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल कर सकता है। द फोर्थ पॉइंट इज, ये साउंड वेव की तरह एक्ट करता है। पी वेव किसकी तरह एक्ट करेगा? साउंड वेव की तरह, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सच में पी वेव कैसे चल रहा है, उसे हम देखते हैं। तो अगर हम इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें भाई, तो देखो अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये लग रहा है, देखिए थोड़ा सा आगे गया, कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन एंड स्ट्रेच, स्ट्रेचिंग हो रहा है, स्क्वीजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है पी वेव में भाई? स्ट्रेचिंग हो रहा है, और क्या हो रहा है? एंड स्क्वीजिंग हो रहा है। स्ट्रेचिंग, स्क्वीजिंग हो रहा है, ठीक है। एक तरफ खिंचाव हो रहा है फिर आ जा रहा है, खिंचाव हो रहा है फिर ये आ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पी वेव की डायरेक्शन की बात करूं कि या इसको, इसके डायरेक्शन को क्या बोला गया है, तो हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो हम बोलते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है पी वेव का, ये पैरेलल टू द, ठीक है। डायरेक्शन क्या है भाई? थोड़ा पीछे आ जाते हैं। डायरेक्शन ऑफ पी वेव इज पैरेलल, ठीक है। पी वेव का डायरेक्शन क्या होगा? पैरेलल होगा टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जिस तरफ ये जा रहा है ना, तो बिल्कुल उसके पैरेलल जाएगा। ये पैरेलल नजर आ रहा है कि नहीं भैया? ये बताना एक बार, ये पैरेलल नजर आ रहा है कि नहीं? देखो पैरेलल नजर आ रहा है ना, ठीक है। अब एस वेव और पी वेव में अंतर जब समझ जाओगे, आराम से समझ जाओगे एस वेव पी वेव में अंतर। अब हम बात कर रहे हैं एस वेव की। एस वेव नाम से पता लग रहा है, सेकेंडरी वेव,
सेकेंडरी वेव है, सेकेंडरी वेव है तो पी वेव के बाद सरफेस पे पहुंचेगा क्या, सेकेंड टू अराइव एट द सरफेस, सरफेस पे पहुंचने वाला ये क्या है, सेकेंड है। ये बात समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या हमने बोला कि अब ये सेकेंड में पहुंच रहा है तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो पी वेव की जो स्पीड है वो ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी, एस वेव से ज्यादा होगी पी वेव की स्पीड। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा कि जो हमारा पी वेव है वो सिर्फ और आई एम सॉरी, जो हमारा एस वेव है वो सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, ओनली ट्रेवल्स इन सॉलिड मीडियम। सिर्फ किस में ट्रेवल करेगा भैया, सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। ठीक है बताइए। अच्छा अब हम जैसे डायरेक्शन की हम बात कर रहे थे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये वेव कुछ इस प्रकार चलता है, ये कुछ इस प्रकार चलता है। अब हमको पता है ये क्या है, रफ, ये क्या है, क्रेस्ट। तो पी वेव जो है वो क्या चलता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये सब लाइन एनसीईआरटी में एग्जैक्ट मिल जाएगी कि पी वेव जो डायरेक्शन है, जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन है हमारे वेव का, इस डायरेक्शन में वेव जा रहा है तो उसके देखो परपेंडिकुलर जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है, तो पी वेव का ये नेचर है। ये बात समझ में आया। अच्छा अगर परपेंडिकुलर जा रहा है भैया तो क्या बनाएगा, क्रिएट्स ट्रफ एंड क्रेस्ट। ठीक है। अच्छा अगर ये परपेंडिकुलर जा रहा है तो क्या ये लाइट वेव की तरह काम कर रहा है, एक्ट एज, एक्ट लाइक अ लाइट वेव। लाइट वेव का भी तो यही नेचर है ना भाई, बताइए, लाइट वेव का भी यही नेचर है। अच्छा ये कौन सा वेव है भाई, ट्रांसवर्स वेव। वो कौन सा वेव था, लॉन्गिट्यूडनल। एस वेव कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। क्या क्या सीखा एक बार रिवाइज करते हैं। एस वेव इज ए सेकेंडरी वेव, सेकेंड टू अराइव एट द सरफेस ऑफ, क्या बोला हमने कि दिस इज द सेकेंड टू अराइव एट द सरफेस। ठीक है, सेकेंड टू अराइव एट द सरफेस। पी वेव की स्पीड ज्यादा है एस वेव से। फिर हमने देखा कि जो एस वेव है सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रेवल कर सकता है भाई, पी वेव जबकि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। अब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है। तो कंपेयर, एक बार हम पी और एस में कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, देखो सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाने चाहिए। अगर हम एक बार पी एस में क्लियर करें, देखो ये एस वेव का डायरेक्शन है, एक बार थोड़ा ध्यान से देखना इसे, ये डायरेक्शन है इस वेव का। ठीक है, क्या चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। ये इस वेव का क्या है हमारा भाई, ये इस वेव का डायरेक्शन है। ठीक है, बताओ ये समझ गए, ये इस वेव का डायरेक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखिए जो प्राइमरी वेव हम होता है हमारा, जो हमारा पी वेव होता है वो कैसे चल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो एक स्प्रिंग की तरह चल रहा है। जैसे वेव का डायरेक्शन अगर इधर है भाई, अगर वेव का डायरेक्शन इधर है तो ये देखो इसी तरीके से चल रहा है, बस स्प्रिंग आगे, जैसे अगर एक स्प्रिंग हमने कंप्रेस किया तो वो उसी डायरेक्शन में सीधे आएगा, फिर कंप्रेस होगा, फिर सीधे आएगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, या फिर जैसे एक सॉकर होता है, एक मिनट ये क्या हो गया, बाइक का सॉकर होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे बना होता है। तो जब वो नीचे प्रेस हो रहा है तो फिर ये रिबाउंड कर जाएगा ऊपर की तरफ, फिर नीचे प्रेस हो रहा है फिर रिबाउंड कर जाएगा। और ये देखो ये इस तरीके से है, साइन थीटा टाइप एंगल बना रहा है। अगर वेव इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है तो हमारा एक परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन है वेव का। पी वेव में डायरेक्शन हमारा क्या होता है, पैरेलल होता है। एस वेव में क्या होता है हमारा, हॉरिजॉन्टल होता है। ये बात आ रही है समझ में अच्छे से। ठीक है, द लास्ट थिंग इज सरफेस वेव। अब सरफेस वेव क्या है, तो पी और एस वेव तो ट्रेवल कर रहे हैं भाई, ये हमारा सरफेस है भाई, और पी और एस वेव ऐसे ऐसे ट्रेवल कर गए भाई, ये ऐसे ऐसे ट्रेवल कर गया। ठीक है, अब जैसे ही ये ईपी सेंटर पे पहुंचा, ये हमारा क्या है, ईपी सेंटर। तो ईपी सेंटर पे पहुंचने के बाद एक न्यू सेट ऑफ वेव जनरेट हो रहा है जो पूरे सरफेस पे फैल जाएगा।
पूरे सरफेस पे फैल जाएगा, ये उधर की तरफ भी फैलेगा, उधर की तरफ भी फैलेगा। तो सरफेस वेव क्या है? न्यू सेट ऑफ वेव्स फ्रॉम इपीसेंटर। यह ध्यान देना है कि इसका जो ओरिजिन है ये इपीसेंटर से होता है। इपीसेंटर वो पॉइंट है जो फोकस के जस्ट ऊपर रहता है, फोकस से सबसे कम दूरी पे होता है, फोकस से परपेंडिकुलर होता है, अधिकेंद्र से परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये चीजें हमने जाना। और सरफेस वेव की एक जो बड़ी खास बात है कि यही सबसे ज्यादा डैमेजिंग होता है, मोस्ट डैमेजिंग। सबसे ज्यादा जो डैमेज करता है जो हमारा वेव है वो यही वेव है। ठीक है, चलिए सरफेस वेव के बारे में हमें इतना ही जानना था, हमें सरफेस वेव के बारे में बहुत कुछ नहीं जानना है। ठीक है ना? ठीक। व्हाट इज शैडो जोन? अब ये नई चीज क्या आ गई यार, शैडो जोन। तो देखो, जब हम अर्थक्वेक की बात करते हैं तो अर्थक्वेक, पहले तो बताओ अर्थक्वेक किससे नापा जाता है? भूकंप आया, इसको नापने की मशीन क्या है? तो उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, सिस्मोग्राफ ना, SEI, सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि हमें पता कैसे लगता है भूकंप आया है। तो जैसे ये पृथ्वी है हमारी, तो अलग अलग जगह पे सिस्मोग्राफ लगे हुए हैं, बहुत सारे सिस्मोग्राफ लगे हुए हैं। जहां एक बार भूकंप आ गया ना भाई, समझो वहां सिस्मोग्राफ लगा दिया जाता है, या जहां भूकंप आने की संभावना है ढेर सारे सिस्मोग्राफ लगे हुए हैं। अब मान लेते हैं भूकंप यहाँ आया कहीं, ये हमारा फोकस है। ठीक है, तो फोकस से ये सामने जाएगा तो ये एपीसेंटर है। तो सबसे पहले धरती को कहाँ पता लगेगा? एपीसेंटर में पता लगेगा कि भूकंप आया है, क्योंकि सबसे पहले हमारा पी वेव पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है? अब ये कहेगा कि एपीसेंटर पे सबसे पहले कौन सा वेव पहुंचता है? तो पी वेव पहुंचता है। एपीसेंटर पे पहुंचने के बाद वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सरफेस वेव। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लेते हैं ये इधर 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 जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो कुछ ऐसी जगहें हैं जहां ये पहुंच नहीं पाएगा। जैसे मान लेते हैं यहां से यहां तक ये नहीं पहुंच पाया, तो ये जो एरिया है भाई, ये एरिया क्या हो जाएगा? इसके लिए शैडो जोन हो जाएगा। शैडो जोन मतलब भूकंप की तरंगे जहां स्पेसिफिक जोन पे रिपोर्ट ही ना की जाए, वो शैडो जोन होता है। कहां? वेयर अर्थक्वेक इज नॉट रिपोर्टेड। ठीक है, इज शैडो जोन। ये क्या है? शैडो जोन है हमारा। ठीक है, हम अच्छे से समझेंगे शैडो जोन। जैसे ये देखो, एनसीईआरटी का एक फिगर है, शैडो जोन क्या है। तो अगर हम पी वेव की बात करें भाई, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ हमारा क्या है, भूकंप का हाइपोसेंटर है या भूकंप का फोकस है। तो ये देखो, इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में सेट ऑफ वेव्स गया। देखो ये हमारा कोर है, अंदर वाला कोर है। तो यहाँ देख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज हमें समझना है क्या, कि जैसे हमें पता है वेव है, तो लाइट क्या है भाई? लाइट एक वेव है। तो जैसे हमें पता है लाइट दो फेनामेना शो करता है, क्या? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अच्छा, ये रिफ्रैक्शन क्यों होता है भाई? रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपने एक बाल्टी लिया और बाल्टी में पानी भरा है और आपने एक स्टिक डुबाई, तो स्टिक कुछ ऐसे डूबी रहती है। एक मिनट, आपने अगर स्टिक डुबाई इसमें, तो स्टिक कुछ ऐसे डूबी रहती है। देखो हल्का मुड़ गया, ये ऐसे डूबी होती है ना स्टिक। तो हम बोल रहे हैं कि हम, स्टिक तो हमारी सीधी है लेकिन ऐसे मुड़ कैसे गया? तो यही फिनोमेना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइट भी एक वेव है और पी वेव भी एक वेव है। तो वेव जो है रिफ्रैक्शन शो करेगा। और रिफ्रैक्शन कब कब शो करता है भाई? तो रिफ्रैक्शन तब शो होता है जब डेंसिटी चेंज होता है, दो मीडियम के बीच में लाइट किसी दो डिफरेंट मीडियम के बीच में ट्रेवल कर रहा होता है। व्हेन ए वेव ट्रेवल फ्रॉम डिफरेंट मीडियम। अच्छा, डिफरेंट मीडियम हुआ नहीं, बताओ। ये ऊपर क्या है हमारा? एयर है, नीचे क्या है हमारा? वाटर है। तो मीडियम तो डिफरेंट हो गया, क्योंकि एयर की डेंसिटी अलग, इसकी डेंसिटी अलग, तो मीडियम डिफरेंट हो गया, तो ये रिफ्रैक्शन शो करेगा। अब हमने बताया कि पूरे अर्थ में क्रस्ट की, मेंटल की, कोर की, सबकी डेंसिटी अलग अलग होगी। तो ये जो वेव है ये इधर उधर जा रहा होगा तो ये रिफ्रैक्शन शो करेगा। जैसे मान लेते हैं ये इधर जा रहा है और बीच में इसको इससे पानी नजर आ गया, तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना?
बताइए, ये समझ में आ रहा है? अभी हम रिफ्लेक्शन में नहीं जाएंगे कि लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी में जाता है तो ये मूव करता है अवे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड द सेंटर, ये सब बाद में बातें करेंगे। अभी फिलहाल इसी की बात पे हम आते हैं, ये इधर जा रहा है। तो एक चीज आप देख रहे होंगे, जैसे हमने बताया क्या कि जो पी वेव है हमारा, ये देखिए सबूत है पी वेव का, ये सॉलिड में भी ट्रांसफर होता है या सॉलिड में भी प्रोपोगेट करता है, लिक्विड में भी करता है और गैस में भी करता है। आप ध्यान दे रहे होगे, ये कोर से भी जा रहा है, क्रस्ट से भी जा रहा है और मेंटल से भी जा रहा है, ये हर जगह से जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर ये पहुंच नहीं पाएगा। वो जगह क्या है? 103 डिग्री से भैया 142 डिग्री तक। कहीं कहीं ये क्या लिखा होगा भाई? 105 डिग्री से 145 डिग्री तक। तो 105 से 145, देखो शैडो जोन, ये रटने वाली चीजें हैं कि शैडो जोन किसके लिए? पी वेव के लिए। पी वेव के लिए शैडो जोन क्या है भाई? तो 105 डिग्री से 145 डिग्री तक ये ना मिले तो आंसर ये होगा कि 103 डिग्री से 142 डिग्री तक। इधर भी 103 से 142 तक और इधर भी 103 से 142 तक। यहां पी वेव का असर ही नहीं होगा। मतलब अगर यहां कोई सिस्मोग्राफ लगा होगा तो उसे पता ही नहीं लगेगा कि भूकंप आया है। यहाँ कोई सिस्मोग्राफ लगा होगा तो उसे नहीं पता लगेगा कि भूकंप आया है। अब ये तो समझ में आ रहा होगा कि अगर ये यहाँ हमारा फोकस है तो फोकस के जो सरफेस जितना नजदीक है वहां भूकंप का असर उतना ज्यादा होगा। जो जितना दूर है, मान ले फोकस यहाँ है और यहाँ एक सिस्मोग्राफ लगा है तो यहाँ तो कम रीडिंग आएगा। तो बिल्कुल लॉजिकल कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो पी वेव का शैडो जोन कहाँ होता है? 105 से 145 डिग्री बोल सकते हैं या 103 से 142 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एस वेव के शैडो जोन पे। अभी देखिए आप इसको उल्टा भी देख सकते हैं। ठीक है, जिससे इस वेव की हम बात कर रहे हैं तो एस वेव जो है ये सिर्फ सॉलिड में प्रोपोगेट करता है भाई, सिर्फ सॉलिड में। तो अगर सिर्फ सॉलिड में प्रोपोगेट करता है और हमें पता है कि जैसे हम मेंटल में पहुंचते हैं तो वहां पर क्या है? मैग्मा का चैम्बर है। ठीक है, फिर आते हैं हम तो जो अभी हम पढ़ेंगे कोर का जो हमारा अपर कोर है, ठीक है, या आउटर कोर है, वो क्या है? वो लिक्विड में है। ठीक है, तो वहां तो ये प्रोपोगेट करेगा नहीं। तो इसीलिए जो एस वेव का शैडो जोन है वो बड़ा है। शैडो जोन की अगर हम बात करें तो एस वेव यहां से चल रहा है, यहां चल रहा है और 103 डिग्री से 103 डिग्री तक नहीं है। 100, अगर हम बोले कि शैडो जोन ऑफ एस वेव, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बियॉन्ड 103 डिग्री। क्या बोल सकते हैं कि 103 डिग्री के आगे। 103 भी लिखा होगा यार और 105 भी लिखा होगा। मैंने एनसीईआरटी की दो अलग अलग किताबें देखी हैं, मतलब एनसीईआरटी की किताबें दो अलग अलग साल की देखी। एक साल में 103 लिखा है, एक साल में 105 लिखा है। मैंने नेट पे देखा, ठीक है, तो एक साल में 103 लिखा है और मेरे पास जो एनसीईआरटी की फिजिकल फॉर्म में किताब है, हार्ड कॉपी है, उस पर 105 लिखा है। और देखिए आपका ये फोटो एनसीईआरटी का 103 लिखा है। तो ये दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, आपको टिक लगाना होगा, एक ही ऑप्शन होगा। शैडो जोन इस वेव का क्या है? बियॉन्ड 103। उसका क्या था? 105 से 145 है, 103 से 142 तक। तो एक चीज हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं क्या? कि शैडो जोन एस वेव का शैडो जोन ये ग्रेटर है पी वेव से। किसकी बात अगर करें हम, तो अगर हम शैडो जोन की बात करें तो एस वेव का शैडो जोन हमारा ग्रेटर है पी वेव के शैडो जोन से। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वेव का हमने शैडो जोन कर लिया, ठीक है। आइए, अच्छा, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो हमने बोला कि सिस्मोग्राफ से मेजर होता है, तो मेजर तो मशीन से होता है। जैसे हमने बोला कि पीएच मान होता है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, इसको नापने के लिए एक पीएच पेपर होता है। तो उसमें रीडिंग होती है ना कि पीएच वैल्यू 1 से लेकर 14 तक रेंज कर सकता है। तो जब हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक के नापने के, तो रिचर स्केल होता है। वो जो अर्थक्वेक का नापने के लिए सिस्मोग्राफ यूज होता है तो वो यूज रिचर स्केल पे हम करते हैं, जिसकी जो रेंज होती है वो 0 से 10 रेंज होती है। अब समझ में आ रहा होगा कि 10 रेंज का मतलब समझो कि भाई जहां पर आ गया 10 रेंज का भूकंप, वहां पर सब कुछ मामला समाप्त, मलबा बन गया सब कुछ। 7 प्लस का भूकंप आ गया ना, 7 प्लस इंटेंसिटी का, तो ये बहुत बहुत तगड़ा भूकंप होता है। ठीक है, ये ह्यूज डिस्ट्रक्शन करेगा। और 1, 2, 3 ये इंटेंसिटी का भूकंप तो हर मिनट आता है भाई, एवरी मिनट।
धरती में हर मिनट किसी न किसी कोने पे भूकंप महसूस होते हैं। रिचर स्केल उसको नापता है, सिस्मोग्राफ उसको नापता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि वो पता भी नहीं लगता हम लोग। ठीक है। अब दूसरा एक नापने का जो तरीका है उसको मर्शैली स्केल बोलते हैं। ठीक है। ये विजिबल डैमेज को नापता है। ये क्या है, कितना डैमेज हो सकता है, ये विजिबल डैमेज को नापने के लिए है। और इसका स्केल कितना है, बस स्केल याद रखना है कि विजिबल डैमेज को नापता है और ये 0 से लेकर के 12 तक इसका स्केल। 0 मतलब लीस्ट और 12 मतलब मैक्सिमम। 0 मतलब लीस्ट और 12 मतलब मैक्सिमम। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ये दो ही इन्फॉर्मेशन था, ये बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसमें कुछ खास समझने की चीज़ें नहीं है। देखिए जो फिगर है ना, ये सिस्मोग्राफ का है। ऐसे स्प्रिंग लगा होता है। अब स्प्रिंग से सस्पेंडेड है एक वेट, और वेट के बाद ये पेंसिल बांधा हुआ है भाई। ठीक है। अब जैसे ही भूकंप आएगा तो देखो ऐसे 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 पेपर पे रीडिंग आएगी। ये ड्रम रोल करते रहता है। ठीक है। तो पेपर पे रीडिंग आएगी, इस तरीके का रीडिंग आएगा। तो आपको पता लगेगा कि कितने इंटेंसिटी का भूकंप आ रहा है। ठीक है। ज़्यादा ऊपर नीचे लाइन जा रही है मतलब ज़्यादा धरती कांप रही है। ठीक है ना। चलिए अब फाइनली हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया भूकंप वाला। कुछ चीज़ें हम रिवाइज कर लेते हैं, हम साथ साथ में रिवाइज करते चलेंगे भाई। ठीक है। हमारा क्या है, भूकंप। भूकंप हमारा कहाँ आता है, शेकिंग ऑफ द अर्थ के कारण है। ठीक है, एकदम बिल्कुल साथ साथ में रिवाइज करते चलते हैं। मेरा काम है कि ये एक बार में याद हो जाना चाहिए। इसमें ये नहीं कि अरे हो गया, होगा याद, नहीं होगा याद, उस वो नहीं टेंशन लेना है। हम क्या हमने पढ़ा कि फोकस ऑफ द अर्थ जो है, जस्ट अ मिनट, गिव मी सम टाइम। हमने पढ़ा कि फोकस ऑफ द अर्थ क्या है भाई, जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, जहां से भूकंप ओरिजिनेट हो रहा है, वो फोकस ऑफ द अर्थ है। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हाइपोसेंटर बोलते हैं। और एक बार हाइपोसेंटर के से निकलने के बाद, हाइपोसेंटर से एक बार निकलने के बाद ये सारे डायरेक्शंस में जाती हैं। सबसे पहले ये जो जहां पहुंचेगी, सरफेस पे होता है हमारा इपीसेंटर। इपीसेंटर वो पहला पॉइंट है जहां भूकंप की तरंगे महसूस की जाती है, जो कि फोकस के डायरेक्ट ऊपर होता है। ये बात समझ में आ गई। जब हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, और हमने क्या बोला, ये हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। सिस्मिक एक्टिविटीज हो गया, मेटेराइट्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने क्या पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स पोल्स पे क्या होंगे भैया, मैक्सिमम होंगे। मिनिमम कहाँ होंगे भैया, इक्वेटर पे होंगे मिनिमम। पोल्स पे क्या होंगे भैया, मैक्सिमम होंगे। ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सोर्सेज में, जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है। माइनिंग एक्टिविटी एक डायरेक्ट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। वोल्केनिक इरप्शन जो है एक डायरेक्ट सोर्स है आपका। ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हमने देखा कि इसकी जो रेडियस है 6378 किलोमीटर है। ये सब चीजें हमने देख रखा है। ठीक है। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। फॉल्ट क्या है हमने अच्छे से समझ लिया कि फॉल्ट के लॉन्ग भूकंप आता है। देखिए आपका ये भूकंप आ रहा है भाई, ये भूकंप आ रहा है। ये आपका क्या है, फोकस है। फोकस का जस्ट एबव क्या है भाई, ये आपका क्या है, ईपी सेंटर है। ठीक है। ये आपका फॉल्ट लाइन है, ये दिख रहा होगा, फॉल्ट लाइन है। ये इधर मूव करने की कोशिश कर रहा होगा, ये इधर मूव करने की कोशिश कर रहा होगा, ये दिख रहा है। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा कि दो टाइप के वेव होंगे, एक बॉडी वेव होगा। ठीक है, बॉडी वेव फोकस से निकलेगा। और बॉडी वेव दो टाइप के हैं, एक पी वेव है, एक एस वेव है। ठीक है। ये दोनों सरफेस, बॉडी वेव के बाद सरफेस वेव। सरफेस वेव का ओरिजिन कहाँ से होगा, एपिसेंटर से। सरफेस वेव का ओरिजिन कहाँ से होगा, एपिसेंटर से। ठीक है। एपिसेंटर हमेशा सरफेस पे होगा। फोकस कहाँ होगा, सरफेस के अंदर होगा। फोकस कहाँ होगा, सरफेस के अंदर। एपिसेंटर कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। सबसे पहले कौन सा वेव पहुंचता है, पी वेव। उसके बाद एस वेव, उसके बाद सरफेस वेव। सरफेस वेव सबसे लास्ट में पहुंचता है। सरफेस वेव सबसे ज्यादा डैमेज करता है। ठीक है। डिस्ट्रक्शन सरफेस वेव के कारण ही होता है। ठीक है। फिर हमने बात किया, ये सब ने बात किया। अच्छा, एक और सरफेस वेव को एक और नाम दिया गया, लव वेव। अब देखो याद रखो, लव के कारण सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, तो लव वेव सरफेस वेव है। फिर हमने बात किया कि जो पी वेव है, जो कि प्राइमरी वेव है, पहला इसके बारे में हमने पढ़ा कि सबसे पहले धरती पे पहुंचता है भैया। ठीक है। सबसे फास्ट इसकी स्पीड होगी। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में प्रोपोगेट करेगा। ये एक साउंड वेव की तरह काम करता है। और अगर साउंड वेव की तरह काम कर रहा है तो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। और किसी भी वेव का जो स्पीड होता है वो सबसे ज्यादा सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में होगा। ठीक है, ये चीज हमने देखा।
अच्छा, इसका मूवमेंट क्या होगा भाई? ट्रू एंड फ्रो मूवमेंट होगा इसका, किसका? पी वेव का। कैसा मूवमेंट होगा? ट्रू एंड फ्रो। देखो, ट्रू एंड फ्रो का मतलब ये स्ट्रेचिंग दिखाएगा एंड स्क्वीजिंग दिखाएगा इस तरीके से, फिर ये पीछे आया, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया, ऐसे ऐसे लाइक अ स्प्रिंग। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन होगा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जो प्रोपो जैसे अगर ये इस डायरेक्शन में वेव का डायरेक्शन है प्रोपोगेशन का, तो इसी डायरेक्शन के ये पैरेलल होगा। ये पी वेव है, ठीक है। पी मतलब प्राइमरी, पी मतलब पैरेलल, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखिए पैरेलल है, पैरेलल मूव कर रहा है। चलिए, दूसरा हम बात कर रहे थे सेकेंडरी वेव के बारे में। तो सेकेंडरी वेव दूसरा नंबर का वेव है जो सरफेस पे पहुंचेगा भैया। अब अगर हम बात करें तो पी वेव की स्पीड जो है ये ज्यादा है, एस वेव की स्पीड कम है, तब तो ये सरफेस पे पहले पहुंच रहा है। एस वेव जो है, जो सेकेंडरी वेव है, वो सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करता है भाई, सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करता है, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो कि सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करता है। तो बीच में पानी मिल गया तो रुक जाएगा, तो रुक जाएगा तो उसको थोड़ा रुकेगा नहीं, वो डिफ्लेक्ट करेगा, दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करेगा, तो वो क्या होगा? ठीक है, वो लेट पहुंचेगा। तो इसीलिए इस वेव लेट पहुंचता है सरफेस पे, क्योंकि ये सिर्फ सॉलिड मीडियम से प्रोपोगेट करता है, सॉलिड मीडियम से ट्रेवल करता है। और ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है। ये जो वेव है, जैसे हमने बोला, ये वेव ऐसे चलेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे। तो देख रहे हैं हम कि एक ऊपर वाला पार्ट बन रहा है ट्रफ, और नीचे क्या बन रहा है? क्रेस्ट, सॉरी, ट्रफ और क्रेस्ट बनाएगा ये समझ गए। अच्छा, एक लाइट वेव की तरह ही एक्ट करेगा, जो ट्रांसवर्स वेव भी है। तो एस वेव किस प्रकार का नेचर है? एस वेव का ट्रांसवर्स वेव का, ठीक है। इतना हमने समझा। फिर देखिए, ये एस वेव का प्रोपोगेशन ऐसा है, ये डायरेक्शन ऑफ द वेव अगर ऐसा है, तो ये इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी वेव स्प्रिंग टाइप, ठीक है, कंप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रहा है। सेकेंडरी वेव इस तरीके से देख लिया हमने। हमने बोला सरफेस वेव क्या है? मोस्ट डैमेजिंग है। इसको क्या बोलते हैं? इसको लव वेव भी बोलते हैं, ठीक है। आइए, व्हाट इज शैडो जोन? तो हमने पढ़ा कि शैडो जोन क्या है, कि जहां अर्थक्वेक जो है रिपोर्ट नहीं हो रही है, वो क्या है भैया? वो हमारा शैडो जोन है। अर्थक्वेक किससे पता लगता है? वो मशीन का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि पी वेव जो है, पी वेव का शैडो जोन क्या है? पी वेव का तो 105 डिग्री से 145, और ये कहीं कहीं 103 से 142 लिखा रहेगा। तो ये दोनों डेटा हमें याद करना है। बात समझ आ रही है? पी वेव तीनों जगह प्रोपोगेट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। इस वेव की हम बात करें तो सिर्फ सॉलिड में प्रोपोगेट करेगा। शैडो जोन क्या होगा इस वेव का? तो 300 बियॉन्ड 103 डिग्री होगा, मतलब 103 डिग्री के आगे क्या होगा? इसका शैडो जोन होगा। अब अगर शैडो जोन की बात करें तो किसका शैडो जोन बड़ा है? तो एस वेव का शैडो जोन बड़ा है, पी वेव का शैडो जोन कम है, ठीक है। चलिए, अब मेजर अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए दो टाइप के स्केल का यूज होगा, रिचर स्केल, मर्सली स्केल। रिचर स्केल की रेंज 0 से 10 तक होगी। 7 से ऊपर का जो अर्थक्वेक होगा वो ह्यूज डिस्ट्रक्शन लाएगा। 1 2 3 या 1 2, मैं बेसिकली बोलूं कि 1 या 2 इंटेंसिटी का जो अर्थक्वेक होता है लगभग हर 1 मिनट आता है। मर्सली स्केल किसको नापने के लिए यूज होता है? तो विजिबल डैमेज को। ये रिचर स्केल इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक को नापने के लिए यूज होता है। ये किसको नापने के लिए भैया यूज करते हैं? हम इसको यूज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक को नापने के लिए, इंटेंसिटी को नापने के लिए। और ये विजिबल डैमेज को नापने के लिए इसको यूज करते हैं। रेंज क्या है? 0 से 12 रेंज है। यहां तक हम समझ चुके हैं ना? चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो और चीज़ें आपको लेक्चर में ही याद हो गई हो, तो ज़रूर से इस वीडियो को आप लाइक कर दें, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लें और अपना थोड़ा प्यार दिखाएं इस वीडियो को, और प्यारा सा कॉमेंट आप ज़रूर लिख दें। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।